नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। इन्हीं तथ्यों में से, इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखना है। एक एक प्रश्न को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है ताकि परीक्षा में आप अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सको। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है भाई, और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1 से हम कर लेते हैं शुरुआत, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, पर एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्लस जितने भी आए हुए प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 है, बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम देने वाले विद्वान जॉर्ज गिरियसन है, भोलानाथ तिवारी है, सुनीति कुमार चटर्जी है या फिर धीरेन्द्र वर्मा है। तो सही आंसर है हमारा जॉर्ज गिरियसन जी हैं। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम देने वाले विद्वान जॉर्ज गिरियसन है। तो इसके साथ ही आप जो है ध्यान रख सकते हो कि जॉर्ज गिरियसन ने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहारी और दक्षिण पश्चिम उत्तरी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं को सम्मिलित रूप से जो वहाँ की क्षेत्रीय हिंदी में परिलक्षित होती है, उसे क्या नाम दिया है? बिहारी नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि भाई नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम बताइए। जितनी भी नव जागरण कालीन जो है सुधारवादी संस्थाएं ने जन्म लिया, उनका सही क्रम कौन सा है? उनकी शुरुआत का सही क्रम हमें बताना है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या थियोसोफिकल सोसाइटी। इनको क्रम के अनुसार लगाएंगे तो सही आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि पहले आएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना आप सभी को पता है, राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1800 कब की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 में। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, कब हुई? 1868 ईस्वी में। 68 में किसने की थी? आत्माराम पंडुरंग का नाम आता है भाई, ध्यान रखना है, आत्माराम पंडुरंग। तो आपको इसके अलावा आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और दयानंद सरस्वती ने कब की थी आर्य समाज की स्थापना? 1975 ईस्वी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम वास मैडम बालावस्की नाम की जो ब्रिटेन की महिला थी, उनके द्वारा की गई थी 1875 में। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो इनके स्थापना वर्ष, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई, आर्य समाज कब आया। तो इस तरह प्रश्न एक एक नंबर के भी कई बार जीके के अंतर्गत भी जो है इन प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट तथ्य है ये। तो ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी राजा राम मोहन द्वारा, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में 67 में हुई थी भाई, ध्यान रखना है। आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा आर्य समाज, दयानंद सरस्वती द्वारा 1875, थियोसोफिकल 1875। इस तरह आपको इनका प्रकाशन स्थापना वर्ष आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है?
इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्ण व्यवस्था का समर्थन संत काव्य में हुआ था या नहीं हुआ था? तो ध्यान रखना है, संत वर्ण व्यवस्था का समर्थन जो है इसमें संत काव्य में नहीं हुआ था। संत काव्य में जो है वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया था। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा ए ही रहेगा। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है संत काव्य में। बाह्य आडंबर का खंडन भी हमें देखने को मिलता है। कबीरदास जी ने काफी जो है बाह्य आडंबर के पर जो है काफी दोहे भी लिखे हैं उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, गुरु की महत्ता का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ण व्यवस्था का समर्थन की प्रवृत्ति संत काव्य की जो प्रवृत्ति में नहीं आता। वर्ण व्यवस्था का समर्थन, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है इन्होंने। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु की महत्ता का वर्णन, ये सभी प्रवृत्तियां हमें संत काव्य में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एक कथन संबंधी प्रश्न। तो ये कथन जो है परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है भाई परीक्षा की दृष्टि से। तो ध्यान रखना है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? साहित्य के बारे में किसने कहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है? ये जो कथन है भारतेंदु जी का है, बालकृष्ण भट्ट का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही आंसर हमारा बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये कथन जो है बालकृष्ण भट्ट जी का है। और प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन हमारा है रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखते हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा बालकृष्ण भट्ट जी की है। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध बालकृष्ण भट्ट जी जो है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील भी कहा है। एक है हिंदी का स्टील, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को। लेकिन अगर पूछ लिया जाए हिंदी का एडिशन किसको कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही? तो ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, क्योंकि दोनों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी का एडिशन और हिंदी का स्टील। हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट जी को कहा गया है, लेकिन हिंदी का एडिशन आप जो है इस प्रश्न का आंसर देना। आज का ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कभी भी मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ तो कभी कोई बच्चा आंसर नहीं देता, इसलिए आप लोगों को जो आंसर अवश्य देना है। कमेंट बॉक्स में मैं आपको बार बार बताती हूँ, जिस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो आंसर देते हो, अगर परीक्षा में आ भी जाता है तो कभी भी आपको वो वहाँ पर गलत नहीं होगा, आसानी से आप उसको सही कर पाओगे, क्योंकि पहले आप उसको कर चुके हो। तो देखते हैं, इनके प्रमुख निबंध देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी के कौन कौन से हैं? चंद्रोदय, शब्द की आकर्षण शक्ति, कल्पना, मेला मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा सौपन, प्रतिभा और आत्मगौरव, रुचि, ये सभी आशा, ये सभी जो है निबंध बालकृष्ण भट्ट जी के हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा भाई यहाँ पर भी एक कथन दिया है, जिसमें पूछा गया है कि आत्मा की छाया सॉरी भाई परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की क्या होती है? सृष्टि होती है, अर्थात जन्म होता है। तो ये कथन किसका है? परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, रामविलास शर्मा जी का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर राम कुमार वर्मा का? तो आंसर है हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का ये कथन है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। तो छायावाद की और अन्य परिभाषाएं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो
डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के संबंध में कहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा जो है काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में जो है छायावाद शब्द का को हमें समझना चाहिए दो अर्थों में, तो ये ध्यान रखना है। और रामविलास शर्मा ने डॉक्टर नगेंद्र के अपोजिट बात कही है कि छायावाद शुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। तो छायावाद शुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये बात कही है डॉक्टर नगेंद्र ने, लेकिन छायावाद शुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंतनी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, ये कहा है रामविलास शर्मा जी ने। बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? भारत बंधु नामक पत्रिका का जो संपादन है तोताराम ने किया, सदानंद ने किया, प्रताप नारायण मिश्र ने किया, बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। तो आंसर है हमारा तोताराम। तोताराम ने भारत बंधु पत्रिका का संपादन तोताराम भारत बंधु पत्रिका के संपादन करते थे, और इस पत्रिका का जो प्रकाशन का आरंभ है वो 1876 ईस्वी माना गया है, अलीगढ़ से हुआ, और यह साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रताप नारायण मिश्र 1883 में कानपुर से मासिक पत्रिका ब्राह्मण निकालते थे। तो ध्यान रखना है, ये भारतेंदु युग के कवि रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, और इन्होंने 1883 ईस्वी में कानपुर से मासिक रूप से एक ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली थी। और विशाल भारत नामक मासिक पत्रिका के संपादन कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ये सभी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंटों को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि आपको याद रहे। और 1928 ईस्वी में ये विशाल भारत नामक पत्रिका प्रकाशित हुई, और किसने की? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। एक बनारसी दास जैन है भाई, और एक चतुर्वेदी, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई थी, कथानक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर विशाल भारत पत्रिका का किसने प्रकाशित की, किसने संपादन किया, तो बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम बताइए। भूषण, मतीराम, बिहारी और देव, इनको हम अगर सही क्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले नाम आएगा बिहारी का, फिर भूषण आते हैं, फिर मतीराम आते हैं, फिर देव आते हैं। इनका जन्म काल भी हम देख लेते हैं। कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ। भूषण का जन्म 1613 में हुआ। मतीराम का जन्म 1617। देव कवि का जन्म 1673। तो ये सारे के सारे जो कवि है ये रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि है। रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवियों में प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं बिहारी जी। भूषण, मतीराम और देव, तीनों के तीनों जो कवि है ये रीतिबद्ध कवि रहे हैं। रीतिबद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये छायावाद के कवि हमारे सामने है। यहाँ पर जितने भी कवि हैं ये प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा छायावादी कवि है ये। तो सबसे पहले नाम आएगा प्रसाद जी का, फिर निराला, फिर पंत जी, फिर महादेवी वर्मा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1889 प्रसाद का जन्म। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1899। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इनका जीवन काल यहाँ पर पूरा दिया गया है, इनको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पंक्ति दी गई है।
पंक्तियों में पूछा गया है कि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें मनो किस दशा कौन मनोदशा व्यक्त हुई है तो देखते हैं। अंध रूढ़ि की प्रतिक्रिया हुई है, पूंजीपतियों के प्रति घृणा की गई है, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति दर्शाई गई है या शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया पेट। तो ये पंक्ति जो है, ये इसमें भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और ये पंक्ति किस लेखक द्वारा लिखी गई है और ये पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है तो ध्यान रखना है। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों को भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति इसमें दर्शाई गई है। और ये पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है और उनकी कविता भिक्षुक से ली गई है तो ध्यान रखना है। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा नामक जो रचना है वो धर्मवीर भारती जी की है। आगे बढ़ते हैं, धर्मवीर भारती की अन्य कीर्तियां यहाँ पर देख लेते हैं। धर्मवीर भारती की जो अन्य कीर्तियां हैं वो है कर्णप्रिया। 7 गीत वर्ष, इनके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान रखना है क्योंकि आजकल प्रकाशन वर्ष से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उन सभी के प्रकाशन वर्ष को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है और ध्यान रखना है क्योंकि 3 से 4 प्रश्न अवश्य ही आपको प्रकाशन वर्ष से संबंधित परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो कनुप्रिया 1959 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959, अंधायुग 1955 एक गीति नाट्य है। इसके अलावा मुक्ति बोध की प्रमुख रचनाएं है चांद का मुंह टेढ़ा, इनका काव्य संग्रह है 1964। भूरी भूरी खाक दून 1980, अज्ञे जी की रचनाएं है भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तेलम 1946, हरिघास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, सागर मुद्रा 1970। उसके अलावा एक और प्रमुख जो काव्य संग्रह रहा है आंगन के पार द्वार 1961। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में केवल ये इन्हीं प्रश्नों को करेंगे भाई। 10 प्रश्न हमने आज की क्लास में कर लिए हैं और अन्य प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ उनके इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे इस सीरीज के साथ जुड़े रहना और परीक्षा तक अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को करते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। जो कोई हाल ही नहीं होने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी ये। और किसी भी प्रकार के और अन्य प्रश्न अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रश्नों को लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अन्य जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट पर पढ़ना है अच्छे से, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जितना भी संपूर्ण हिंदी साहित्य, कहने का मतलब ये है सभी साहित्य की सभी विधाएं, संपूर्ण हिंदी साहित्य जिसमें जो है आदिकाल, मोटे रूप से मैं अगर मैं कहूँ जिसमें काव्य खंड और जो है गद्य खंड, गद्य विधाएं, जितने भी गद्य विधाएं हैं हमारी हिंदी साहित्य में, काव्य खंड में जो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, सभी जो है कालखंड आ जाएंगे आधुनिक काल तक। और गद्य विधाओं में नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और अन्य गद्य विधाओं में जैसे जीवनी, रिपोर्ट, राज संस्मरण जैसी विधाएं शामिल है। तो आपको अगर बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल डिटेल से और अच्छे से आपको तैयार करना है तो आप मेरे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। और साथ ही जो है इसके साथ संपूर्ण हिंदी के साथ साथ हमारी परीक्षाओं में आता है भाषा विज्ञान।
साहित्य की जो परीक्षाएँ होती है उसमें भाषा विज्ञान भी शामिल होता है और साथ ही भाषा विज्ञान के साथ ही कई परीक्षाओं में आता है काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न भी आते हैं और जो कि पाश्चात्य और भारतीय दोनों काव्य शास्त्र हम करेंगे। तो भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य या फिर पत्र-पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न हो या फिर हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न हो या जितने भी DSSS के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ कर के तैयारी कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, तो मैं आपको बताऊँगी कहाँ पर हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।